हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। गुड इवनिंग। एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई। जल्दी से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। ध्यान रखना, आज के 5 साल के बाद में आपकी हैसियत देख के लोग आपको इज्जत देना पसंद करेंगे। इसलिए आज जितना तपना चाहोगे तप लो। मेहनत आज जितना करनी चाहोगे, जितनी मेहनत करना चाहोगे आप उतनी मेहनत आज ही कर लो, ताकि कल अपने को पछताना ना पड़े। चलो इसी मोटिवेशन के साथ आज अपन शुरू करते हैं क्लास को। देखो क्या क्या हो गया था अपने पास में। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति अपन ने पढ़ ली थी, उसमें मिडल लेमिला पढ़ ली थी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट थी थोड़ी। सार्वत्रिक कौन सी थी? प्राथमिक कोशिका भित्ति। और सेकेंडरी कोशिका भित्ति थी, उसमें स्थूलन पाए जा रहे थे। और स्थूलन या जो पिट्स थे, पिट्स क्या थे? गर्त थे ना। तो उनमें क्या हो रहा था? कोशिका द्रव्य का क्या हो रहा था? संयोजन हो रहा था, जिसे क्या बोल रहे थे? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, वो अपन देख चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे सिंपल सेल ऑर्गन, कोशिकांग। अगर वो क्लास किसी ने नहीं ली तो पीछे वाली क्लास ले भाई, तो आपको पूरा समझ में लगेगा। तो ये देखें, आज क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गन या कोशिकांग। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन, लाइक मैंने कल भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब कुछ है ना। इनको क्या बोलते हैं अपन? कोशिकांग बोलते हैं, जो कि कोशिका के भीतर पाए जाते हैं। इनका बहुत सा कार्य होता है, वो अपन बायोटेक में भी देखेंगे, साथ साथ देखते भी जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ देखते जाएंगे और बाकी बायोटेक में भी इनका अधिक यूज होगा, देखेंगे वहाँ पे भी। तो सेल ऑर्गन देखो कितने टाइप के होते हैं सेल ऑर्गन। यहाँ से जो मैं ये बना रहा हूँ ना टेबल, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई। नीट में भी बनता है, हर एग्जाम में बनता है। अगर आप RUHS की तैयारी कर रहे हो ना तो भी बनेगा। एम्स की कर रहे हो, एम्स BSc नर्सिंग की, एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में। इस टेबल से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है। कौन सा है भाई? द्विझिल्ली। अब देखो इनको 3 भागों में बांटा गया है कोशिकांगों को, झिल्ली के आधार पर या लेयर के आधार पर। यानी द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और एक है झिल्ली विहीन। इस जो टेबल के है ना, जितने आप तारे, स्टार, इंपोर्टेंट वगैरह लगाने चाहो वो लगा लेना। और इस टेबल का पोस्टमार्टम तो अपन करने वाले ही हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली विहीन कोशिकांग। देखो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग को क्या बोल रहे हैं अपन? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। यानी बाउंड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? यानी घिरी हुई हो या बंधी हुई हो, ठीक है। तो और ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों को क्या बोल रहे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, या लेयर भी बोल देते हैं। ये क्या है? मेंबरलेस। इसे क्या बोल रहे हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांगों को क्या बोलेंगे? मेंबरलेस ऑर्गन, सेल ऑर्गन बोलेंगे, मेंबरलेस सेल ऑर्गन। झिल्ली युक्त, झिल्ली विहीन कोशिकांग, ठीक है। ये कौन से होते हैं? देखो इस टेबल से क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। क्या आएगा? देखो डबल लेयर है, वो कौन सा है भाई? डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। 9th में आ जाता है, 8th में भी आ जाता है। फिर क्या है? एक है प्लास्टिड, प्लास्टिड। और इसे क्या बोल रहे हैं? हिंदी में लवक बोलते हैं। किसको? प्लास्टिड। ये भी द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसमें भी डबल लेयर होती है। एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं? केंद्रक। और केंद्रक भी क्या है? द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है कि नहीं?
इनके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि अपन पढ़ेंगे किसके बारे में आगे। इनके बारे में विस्तार से अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, द्विझिल्लियुक्त कोशिकांक कौन सा एकल झिल्लियुक्त कोशिकांक है या झिल्ली विहीन कोशिकांक कौन सा है। तो अब देखें, एकल झिल्लियुक्त कोशिकांक कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीन ही है द्विझिल्लियुक्त कोशिकांक, फिर से बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को केंद्रक बोल रहे थे, ध्यान रखना। एकल झिल्लियुक्त कोशिकांक के थोड़े एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, वो कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER ही लिख दूँ, चलो पूरा नाम लिख देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्या है इसमें, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी बॉडी। उसके बाद में अपन देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम भी क्या है, एकल झिल्लियुक्त कोशिकांक है। लाइसोसोम भी एकल झिल्लियुक्त कोशिकांक है। फिर अपन देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, रिक्तिका। यहाँ पे बहुत से मेरे भाई बहन होंगे जिनको पता है इंग्लिश का कितना महत्व है, क्योंकि नीट और एम्स है, RUHS, उनमें देखो हिंदी के शब्द बहुत कम पूछे जाते हैं। वहाँ पे सीधा लिखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ होगा, गोल्जी बॉडी लिखा हुआ होगा। हिंदी में कौन लिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया को, सीधा इंग्लिश में पूछेंगे वैक्यूल्स है। रिक्तिका बहुत कम आएगा, वैक्यूल्स के नाम से क्वेश्चन आएगा, आपके ऑप्शन में भी वैक्यूल्स ही आएगा। तो ध्यान रखना, इंग्लिश टर्म है वो याद करने की हैबिट बनाए। एक अपने पास में माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्मकाय। माइक्रो बॉडीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्मकाय। इनके सब के बारे में आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यह एकल झिल्लियुक्त कोशिकांक या बाउंड ऑर्गन सेल ऑर्गन है, ठीक है। झिल्ली विहीन कोशिकांक कौन से हैं, झिल्ली विहीन कोशिकांक कौन से हैं, ध्यान रखना, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। एक है अपने पास में सेंट्रियोल, सेंट्रोल। सेंट्रोल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, तारक केंद्र। क्या बोल रहे हैं, तारक केंद्र। और अपने पास में एक देखें केंद्रिका, क्या है, केंद्रिका। ये अपन देखें, इनको देख लिया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। अब देखो जितने भी ये कोशिकांग है अपने पास में, एक अपन आगे थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, इनकी जो उत्पत्ति है ना वो किससे हुई है, प्रोकैरियोट से होती है। प्रोकैरियोट से हुई है, कैसे हुई है, क्योंकि अपने पास में देखो पृथ्वी थी ना, पृथ्वी पर कौन आए थे पहले, सर्वप्रथम कौन आए थे, अगर यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स पहले आए थे, यानी जीवाणु पहले आए थे, उसके बाद में यूकैरियोट्स जीव आए थे। इसलिए जो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ना, वो उत्पत्ति किससे मानी जाती है, प्रोकैरियोट्स या जीवाणु से मानी जाती है। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, यानी लगभग सेल ऑर्गन की उत्पत्ति किन से मानी जाती है, प्रोकैरियोट्स से। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें भाई। पहली बात क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्लियुक्त कोशिकांग है। कौन सा है, द्विझिल्लियुक्त कोशिकांग है। चलो इसकी संरचना से देखें, समझाने के लिए बना रहा हूँ भाई। ये क्या है, आंतरिक झिल्ली, और ये क्या है, बाहरी झिल्ली, यानी दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है कि नहीं है, दो झिल्ली बना दी अपन ने। इसके अंदर देखो ये क्या पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी क्या पाए जा रहे हैं, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है। कितने, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं भाई, 70S और 80S। इनके बारे में बताऊंगा कितने टाइप के होते हैं, अभी तो मोटा मोटा बता रहा हूँ। राइबोसोम के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं। इसमें देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में देखें
तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है अंदर। क्या पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और ये जो झिल्ली है ना वो कौन सी है, बाह्य झिल्ली, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, यानी बाह्य झिल्ली है। और जो अंदर वाली है ना इसे बोल रहे हैं अपन आंतरिक झिल्ली। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। दो झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग है कि नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। देखो ये अंदर जो आंतरिक झिल्ली है ना, इसके अंदर जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। यह द्रव्य क्या कहलाता है, या जीव द्रव्य है ना, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। इसे क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो उभार है, उभार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे या क्रिस्टी। देखो हिंदी में तो बोलते हैं इन्हें क्रिस्टी, हिंदी में तो बोलते हैं क्रिस्टी, और इंग्लिश में इसे बोल रहे हैं क्रिस्टे। ठीक है, इनको क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टे बोल रहे हैं। उसके बाद में देखें तो जो क्रिस्टे होते हैं ना, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई। यानी यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई पाई जा रही है। तो इधर देखें तो F1, इसका भाग क्या है F1, और नीचे क्या है F0, इसे बोलते हैं F0। और यह क्या है F1 F0, इसे बोल रहे हैं क्या है F1 F0 इकाई, इकाई या ऑक्सीसोम। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीसोम, इसे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीसोम। यहाँ अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके आपके काम में आएगी। अब देखें क्या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बारे में देखें ना, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में क्या है, वृत्ताकार डीएनए है कि नहीं है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में वृत्ताकार डीएनए है। और कौन सा है, 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है, ये है कि नहीं है। और जहाँ पे राइबोसोम आ जाए ना, ध्यान रखना, जहाँ पे राइबोसोम आ जाए ना वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण का क्या होगा, कार्य होगा। तो यहाँ पे क्या है, 70S राइबोसोम है, तो प्रोटीन संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, स्वयं दर्शाएगा, स्वयं दर्शाएगा। मैं बता दूं आपको, ये बताया हुआ है राइबोसोम के बारे में कहाँ पे, बायोमोलिक्यूल में। यानी जहाँ पे राइबोसोम आएगा वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होगा, इसलिए बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर भी आप जल्दी से पढ़िएगा ब्रो। तो अगर प्रोटीन संश्लेषण स्वयं दर्शा रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में तो क्या बोल रहे हैं इसे, अर्धस्वायत्त, अर्धस्वायत्त कोशिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अर्धस्वायत्त कोशिकाएं, यानी इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसे, सेल विदिन सेल। ठीक है, सेल विदिन सेल यानी अर्धस्वायत्त कोशिका, इसे बोल रहे हैं ब्रो। ये क्या है, इसके बारे में बता दिया। यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, स्वयं करता है, क्योंकि इसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण स्वयं करता है, स्वयं करता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, अर्धस्वायत्त कोशिका। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है नीट में, RUHS में भी पिछली बार ही क्वेश्चन आया था यहाँ से, अर्धस्वायत्त कोशिका है। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई या यूनिट देखें तो वह है F1 F0, F0 ये क्या है, क्रियात्मक इकाई है, या F0 F1 भी बोल सकते हैं इसे। और या फिर इसका सेकंड नाम क्या है, ऑक्सीसोम। क्या है, ऑक्सीसोम। दोनों से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, हेडलाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रहा हूँ। ध्यान रखना, नीट में यानी मेडिकल साइंस की कोई भी एग्जाम है, मेडिकल साइंस की नहीं, जहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट आ रहा है ना, कोई सी भी हो, इंडिया की कोई सी भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास रखना। बाकी गाइस जो इतना अपने मैटर सफिशियंट है ना, उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशियंट है, कुल मिला के बात ये है नीट की दृष्टि से भी। अब देखो, एक है कॉन्ड्रिया, देखो एक शब्द आता है कॉन्ड्रियोन। क्या आता है, कॉन्ड्रियोन। और कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है, एक सेल यानी एक कोशिका में सम्मिलित या शामिल,
सम्मिलित या शामिल सभी क्या माइटोकॉन्ड्रियाओं को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉन्ड्रियन। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियन। सारे माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो आपको पता है। तो बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उस सेल में क्या कहलाते हैं, कॉन्ड्रियन कहलाते हैं। यानी एक सेल में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियन। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन ने क्या पढ़ा भाई, अपन ने क्या पढ़ा माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में, किस टाइप का ऑर्गन है ये, कॉन्ड्रियन टाइप का, कॉन्ड्रियन। इसे क्या बोल रहे हैं, कॉन्ड्रियन भी बोल रहे हैं। नंबर 2 बात, यह द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है कि नहीं है, टाइप का है। एक में इसमें फंक्शनल जो यूनिट देखें या क्रियात्मक इकाई देखें, क्रियात्मक इकाई क्या है इसकी, क्रियात्मक इकाई क्या है इसकी, वो है F0 F1 या ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम ये क्या है इसकी क्रियात्मक इकाई है। फिर देखें द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, आंतरिक झिल्ली, जो आंतरिक झिल्ली का रूपांतरण है, आंतरिक झिल्ली का रूपांतरण या उस पर उभार पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली का रूपांतरण, रूपांतरण क्या कहलाता है, आंतरिक झिल्ली का रूपांतरण क्या कहलाता है, वो कहला रहा है क्रिस्टे। क्या कहला रहा है, क्रिस्टे कहलाता है। हाँ एक इम्पोर्टेंट वो क्या है, सेल विद्यमान सेल ऑर्गन यानी अर्धस्वायत्त कोशिका, अर्धस्वायत्त कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकाएं। बोल क्यों रहे हैं अर्धस्वायत्त कोशिकाएं, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य स्वयं करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें 17 टाइप का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और ध्यान रखना इसमें क्या सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं इसमें एंजाइम, सर्वाधिक संख्या। ध्यान रखना एंजाइम क्या होता है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा चुका हूँ मैं, उनकी रासायनिक संरचना के बारे में बायोमोलिक्यूल में पढ़ा चुका हूँ मैं। ये क्या है, सर्वाधिक संख्या में कौन से ऑक्सीकृत एंजाइम, ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं, ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। देखो लाइसोसोम भी सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जल अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ पे, लाइसोसोम में, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से टाइप के पाए जाते हैं, ऑक्सीकृत एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन उठता है इस डायग्राम से, उठता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए कार्य क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के को बोलते हैं। फिर इसमें देखो आगे क्या हो जाएंगे, क्रेब्स चक्र भी होगा, इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा लेकिन टाइम आने पे, वरना अगर अब बता दिए ना तो आपके डायरिया हो जाएगा। तो ये क्या है, क्रेब्स साइकिल, इसी में होता है वसीय अम्ल ऑक्सीडेशन, वसीय अम्ल ऑक्सीडेशन। देखो अगर आप 10th या अगर आप 12th पास करके आए हो ना तो आपको ये सब पता है, लेकिन फिर से पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्रेब्स चक्र और वो जो वसीय अम्ल ऑक्सीडेशन होगा ना, वो ये होगा कहाँ पे, मैट्रिक्स में। कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स में। और एक ध्यान रखना ईटीएस भी होता है, ईटीएस। और ईटीएस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे। कहाँ पे होगा, आंतरिक झिल्ली पर क्या होगा, ईटीएस होगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, अरे सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता अपने खुद को बनाना है, फिर सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। देखो आगे, हाँ दिखाई तो दे रहा ना आपको। यानी क्रेब्स साइकिल के बारे में जो ऑक्सीडेशन है, वसीय अम्ल ऑक्सीडेशन है, वो तो मैट्रिक्स में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की। और जो ईटीएस है यही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईटीएस कोशिका की यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है ईटीएस। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, इस चैप्टर में नहीं, आगे चैप्टर जो चलेंगे जैसे जैसे। ध्यान रखना
एक दिन में कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनता, लेकिन एक दिन ज़रूर स्पेशलिस्ट बन जाता है। यानी आपको एक दिन आप खुद कहोगे कि बायोलॉजी का अपने को अच्छा नॉलेज है। अब दूसरा ऑर्गन देखें, और वो दूसरा ऑर्गन कौन सा है? प्लास्टिड्स, जिसे बोल रहे हैं अपन लवक। हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। प्लास्टिड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। प्लास्टिड्स को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? लवक। और यह भी द्विझिल्युक्त कोशिकांग है, मैंने शुरू में बता दिया था। जो लवक है ना, वो क्या है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। लवक क्या होगा? प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में क्या होगा? प्रेजेंट यानी उपस्थित होगा, ध्यान रखना। और ये यूग्लिना है ना, एनिमल सेल में तो वैसे ही एब्सेंट होगा, आपको पता है। लेकिन जो यूग्लिना है ना, यूग्लिना में क्या होगा? प्रेजेंट। ये ध्यान रखना, जो यूग्लिना है ना, वो क्या है? प्लांट यानी पादपों की, और जो एनिमल है, जंतुओं की संयोजक कड़ी है। क्या है? संयोजक कड़ी है। कौन? यूग्लिना। जिसमें मैं बता दूं कोशिका भित्ति तो एब्सेंट होती है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, बताया था जस्ट पिछली क्लास में, कि इसमें कोशिका भित्ति तो एब्सेंट होती है, लेकिन प्लास्टिड है, लवक है ना, वो प्रेजेंट होता है। किसमें? यूग्लिना में। और है क्या ये यूग्लिना? जो अपने प्लांट और जो एनिमल है उनके बीच की संयोजक कड़ी है, या योजक कड़ी बोल सकते हैं। ठीक है। एक मैंने बताया ये द्विझिल्युक्त कोशिकांग है। क्या है? द्विझिल्युक्त कोशिकांग। द्विझिल्युक्त कोशिकांग सेल ऑर्गन, यानी इस पे भी द्विझिल्ली पाई जाएगी। ये ध्यान रखना, जंतु या एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट। एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। कौन? प्लास्टिड्स यानी लवक क्या होते हैं? एनिमल सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसमें भी ध्यान रखना, प्लास्टिड में क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड में क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड में प्रेजेंट क्या होंगे? एक तो वृत्ताकार डीएनए होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में था, वही डीएनए क्या है? इसमें वृत्ताकार डीएनए है। और उसमें भी कितना टाइप था? 70S टाइप प्रकार का क्या पाया जा रहा था? राइबोसोम। तो इसमें भी 70S टाइप का क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम पाया जा रहा है। और मैंने बताया जहाँ पे राइबोसोम पाया जा रहा है वहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा ना। वहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण वह ऑर्गन क्या करेगा? खुद करेगा, प्रोटीन संश्लेषण दर्शाएगा। और वो भी कौन करेगा? स्वयं प्रोटीन संश्लेषण करेगा। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करेगा? स्वयं करेगा। इस कारण से इसे क्या बोल रहे हैं? अर्धस्वायत्त कोशिका। क्या इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसे? सेल विद इन सेल। यह क्या बोल रहे हैं? इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। ध्यान रखना, सेल विद इन सेल ही भी आ सकता है, डायरेक्ट या अर्धस्वायत्त कोशिकांग। दो है अपने पास में, कौन सा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और एक कौन सा है? प्लास्टिड्स है। ठीक है। अब देखो एक बार क्या है, ये अपने पास में क्या है? प्रोप्लास्टिड्स। ये क्या अपने पास में? प्रोप्लास्टिड्स। यहाँ से अच्छे तो समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको 5 मिनट बाद में यहाँ से कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं इस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। प्रोप्लास्टिड बोलते किसे हैं? अपरिपक्व जो लवक होता है या प्लास्टिड होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोल रहे हैं? प्रोप्लास्टिड बोल रहे हैं ना। अगर इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, प्रकाश को किससे दर्शा रहे हैं? एच में। तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, तो ये किस में बदल जाता है? ईटियोप्लास्ट में। किस में बदल रहा है? ईटियोप्लास्ट में। ईटियोप्लास्ट में क्यों बदल रहा है ये? क्योंकि जो अपने पास में प्रोप्लास्टिड्स है, इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, जो कि इसमें बदल रहा है ईटियोप्लास्ट में। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ईटियोप्लास्ट। सिंपल परिभाषा पूछ सकता है यहाँ से, क्योंकि प्रोप्लास्टिड्स में अगर यानी उसके कथन से क्वेश्चन आ सकता है। कैसे?
कि अगर प्रोप्लास्टिड्स को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो वह किस में चेंज होगा, तो ध्यान रखना इडियोप्लास्ट में, जो एक प्रकार का क्या है निष्क्रिय, क्या है निष्क्रिय प्लास्टिड, निष्क्रिय प्लास्टिड्स या लवक है, निष्क्रिय यानी इनएक्टिव प्लास्टिड या लवक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर इनको प्रकाश मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए, अगर इनको प्रकाश मिल जाए तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्लास्टिड्स में, प्लास्टिड्स में किस में बदलेगा, प्लास्टिड्स में बदल जाएगा, यानी लवक में बदल जाएगा। ये अगर इसको प्रकाश मिल गया ना तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लवक में चेंज हो जाएगा। तो लवक में चेंज हो जाएगा ना, तो ध्यान रखना आगे, लवक कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। लवक अपने कार्य के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट, इनके बारे में नाम तो सुना होगा आपने, अगर 11th और 10th में हो तो आपने बिल्कुल नाम सुना है, अगर टारगेट पेज में हो तो फिर तो सुना ही क्या है, आपको याद होंगे सब कुछ। ये क्या है ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये क्या गया क्रोमोप्लास्ट, अच्छा क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। और एक क्या है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोल रहे हैं, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसे बोल रहे हैं क्या हरित लवक, हरित लवक। रंग क्या है, हरा है। और क्रोमोप्लास्ट है ना, ये क्या है रंगीन है, क्या है रंगीन लवक है क्रोमोप्लास्ट। ध्यान रखना क्रोमो शब्द से मतलब ये वर्णक होता है, क्रोमो का मतलब क्या है वर्णक से, ध्यान रखना आप। तो वर्णक है तो वहाँ पे क्या होगा रंगीन क्या होगा लवक होगा। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ना वो क्या है रंगहीन लवक है, क्या है इसका कोई रंग नहीं होता। ये तीनों ही क्या है, जब प्रोप्लास्ट को क्या मिला, जो प्रोप्लास्टिड्स है उसको क्या मिला प्रकाश मिला, तब ये क्या है तीनों में चेंज हो गए। ल्यूकोप्लास्ट का जो देखिए फंक्शन या कार्य क्या है, कार्य क्या है भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण का कार्य किसका है, संग्रहण का कार्य किसका है, पादपों में भोजन संग्रहण कौन सा उत्तक करता है, वो करता है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा कर रहा है ल्यूकोप्लास्ट। ये भी 3 टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट में भी टाइप कितनी होती है, 3 टाइप होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप। तो 3 टाइप कौन सी होती है, एक होती है वो है एक क्या है इलियोप्लास्ट, एक टाइप कौन सी है इलियोप्लास्ट, एक टाइप कौन सी है एल्यूरोप्लास्ट, कौन सी है एल्यूरोप्लास्ट, एक टाइप कौन सी है वो है अपने पास में एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। दिखाई तो दे रहा है क्या आपको, एक मिनट, हाँ बिल्कुल यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको एमाइलोप्लास्ट। ध्यान रखना जो एलियोप्लास्ट है ना, एलियोप्लास्ट क्या करता है तेल या वसा, क्या करता है तेल या वसा का संचय। मैंने आपको पहले बता दिया, क्या बता दिया कि जो ये ल्यूकोप्लास्ट है ना वो क्या करता है भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो एलियोप्लास्ट इसी का टाइप है, तो क्या करेगा ये संचय का काम करेंगे तीनों। तो तेल या वसा का कौन सा एलियोप्लास्ट है जो लवक है वो कर रहा है तेल या वसा का संचय। एल्यूरोप्लास्ट किसका करेगा संचय, प्रोटीन का संचय, प्रोटीन का संचय या संग्रहण। पादपों में प्रोटीन का संग्रहण कौन करता है एल्यूरोप्लास्ट। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक होता है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट किसका करता है स्टार्च का संचय, स्टार्च का संचय। अगर आप प्रोटीन के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, स्टार्च के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, तो देखो आपको फर्स्ट क्लास लेने की ज़रूरत है जिसमें मैंने बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर वो क्लास लोगे फिर आप टाइप से चलते रहोगे, ठीक है, कदम से कदम चलते रहोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर देखो क्रोमोप्लास्ट क्या है रंगीन लवक है ना, तो वर्णक कौन सा होता है क्रोमोप्लास्ट में, वर्णक, वर्णक कौन कौन से होते हैं, तो वर्णक होता है एक तो केराटिनॉइड्स, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत से होते हैं। एक तो है केराटिनॉइड्स, जेंथोफिल,
फिल, केराटिनॉइड से जेंटोफिल। कार्य क्या होता है इसका, किसका कार्य क्या होता है या फंक्शन क्या होता है किसका, क्रोमोप्लास्ट का। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है, फल और पत्तियों का रंग। अगर ये रंग से संबंधित है तो फलों को रंग देगा, पत्तियों को रंग देगा, एक विशिष्ट रंग देगा, जैसे हरा देगा। अपन देखते हैं जेनेटिक्स में ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता का नियम है, वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। मटर पर प्रयोग किया था तो वहाँ पे अपन देखो रंगों को पढ़ेंगे आराम से, जैसे फली का रंग है, बीज का रंग है, कौन सा है वो वहाँ पे बताऊँगा आगे। तो फलों को रंगने का कार्य कौन करता है या पत्तियों का जो रंग प्रदान करता है वो कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। जैसे एग्जाम्पल देखें ना, एग्जाम्पल देखें इसके, तो एग्जाम्पल क्या है, बीटा कैरोटीनॉइड्स किस में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। और लाइकोपीन किस में पाया जाता है, लाइकोपीन किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। लाइकोपीन किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में देखो क्लोरोप्लास्ट अपन देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण होगा ना, प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में अपन क्लोरोप्लास्ट को फिर से देखेंगे। लेकिन अब फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या इसका कार्य क्या है। तो कार्य मैंने बता ही दिया, क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या है, कार्य है, अपनी भूमिका निभाता है कौन, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल वर्णक। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, फिर से समझाऊँ इसको, शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि प्रोप्लास्टिड से उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो इटियोप्लास्ट में चेंज होगा। इटियोप्लास्ट क्या है, एक निष्क्रिय प्रकार का क्या है, लवक है। और अगर प्रोप्लास्टिड्स को अगर प्रकाश मिल गया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लास्टिड्स में चेंज होगा। सिंपल 3 भागों में बांटा गया है इसको, 3 भागों में है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। और इनके बारे में मैंने बता दिया। जैसे ल्यूकोप्लास्ट 3 भागों में आगे टाइप है तो कौन सा है, एलियोप्लास्ट है जो तेल या वसा का संचय करता है, एलुरोप्लास्ट है जो प्रोटीन का संचय करता है, अमाइलोप्लास्ट है जो स्टार्च का संचय करता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है ना, उसमें वर्णक कौन से पाए जा रहे हैं, जैसे सामान्यतः पाए जा रहे हैं वो पाए जा रहे हैं केराटिनॉइड्स और जेंटोफिल। इनका कार्य क्या है वो मैंने बता दी है। लाइकोपीन से ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है लाइकोपीन से, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। इसके लगा लेना स्टार, ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना और बहुत बार आ चुका है। लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है, अपनी भूमिका निभाता है। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखें, और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, इसे हरित लवक बोल रहे हैं, हरित लवक बोल रहे हैं। क्या, किसको, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोल रहे हैं, हरित लवक। संरचना देखना एक बार क्लोरोप्लास्ट की, कुछ इस प्रकार से क्या होती है इसकी संरचना होती है। देखो संरचना अच्छी नहीं बने तो वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, मैंने बताया द्विजिलयुक्त कोशिकांग है कौन, प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट भी उसी का भाग है, तो इसी का भाग है, तो इस पे भी क्या होगी, द्विजिलयुक्त कोशिकांग है, यानी 2 झिल्ली होगी। एक झिल्ली होगी बाह्य झिल्ली, ये क्या है, बाह्य झिल्ली, वैसे समझाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये बाह्य झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली। अगर नहीं भी नोमेनकल्चर करता है यहाँ पे तो आपको ये पता रहता है। अब ध्यान रखना, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, ये पाई जाएगी पेटियाँ। इन पेटियों को क्या बोल रहे हैं भाई, देखो बहुत सी पेटियाँ पाई जाएगी इनमें। ये लो, एक पेट इधर भी बना देता हूँ मैं, ये लो, ये क्या है, पेटियाँ हैं। और ये पेटियाँ क्या है, इन पेटियों को क्या बोल रहे हैं, जो कि ये है ना, ये पूरा बंडल नहीं बोल रहा हूँ, इसमें जो एक पेटी है, एक जो स्लाइड है ना, उसे क्या है, उसे क्या बोल रहे हैं, थाइले, क्या बोल रहे हैं, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है थाइलेकोइड से। ये क्या है, थाइलेकोइड, जो कि क्या है, चपटी झिल्लीनुमा संरचना है।
चपटी और झिल्लीनुमा क्या है संरचना है, वो क्या है थाइलेकोइड संरचना, वो क्या है थाइलेकोइड। अब ध्यान रखना ये जो बंडल है ना, ये जो इन सभी पट्टियों का जो बंडल है उसे क्या बोल रहे हैं, इस बंडल को क्या बोल रहे हैं ग्रेना। और ग्रेना क्या है, मैं लिख देता हूँ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड या थाइलेकोइड के समूह है, समूह जो क्या है सिक्कों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में होते हैं, सिक्कों के रूप में व्यवस्थित, सिक्कों के रूप में, वो क्या है थाइलेकोइड ग्रेना। आंतरिक झिल्ली हो गई, बाह्य झिल्ली हो गई। अब ध्यान रखना क्या, ये जो ग्रेना है ना, दो ग्रेनाओं को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना है ना, दो ग्रेनाओं को आपस में जोड़ती है, और वो जोड़ने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, दो ग्रेनाओं को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, स्ट्रोमल। बहुत बार क्वेश्चन बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होता है, स्ट्रोमल लेमिले। मैंने तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, सिंपल लैंग्वेज में आपके समझ में आ रहा होगा। अगर फर्स्ट क्लास अगर आप रेगुलर ले रहे हो ना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है स्ट्रोमल लेमिले। और स्ट्रेमल लेमिले के बारे में बता दूं तो ये क्या है, सारी चीज़ें लिख रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। ग्रेना को क्या करती है, जोड़ती है, ग्रेना को जोड़ती है, उसे क्या बोल रहे हैं स्ट्रोमल लेमिले। अब देखो बीच में क्या है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को हिंदी में शायद आधात्री बोलते हैं, आधात्री स्ट्रोमा। अंदर क्या है मैट्रिक्स किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की क्या है मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट की क्या है मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोले। और अंदर जो क्या है ये स्ट्रोमा, इसे बोल रहे हैं क्या स्ट्रोमा, इसे ही क्या बोलते हैं स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। अगर क्वेश्चन आए ना स्ट्रोमा के अंदर कौन से होते हैं, स्ट्रोमल लेमिले होते हैं, ग्रेना होते हैं, थाइलेकोइड। और जो थाइलेकोइड है ना, थाइलेकोइड और थाइलेकोइड यानी कोइड ही है ये दोनों, तो थाइलेकोइड ये किस में पाए जाते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा क्या है मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं अगर एक सिंपल बात करूं तो क्या है जीवाणु में कोशिका भित्ति, अगर अपन यहाँ से अंतर देखें ना तो देखो वृत्ताकार डीएनए दोनों में पाया जाता है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और प्लास्टिड। यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन करें तब क्या है जीवाणु में, जीवाणु यानी प्रोकैरियोट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में वृत्ताकार डीएनए दोनों में पाया जा रहा है ना। 70 राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। बाह्य झिल्ली पर क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं यानी पोरिन्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और विखंडन के द्वारा क्या होते हैं इनका विभाजन, दोनों में विखंडन के द्वारा ही विभाजन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ विखंडन के द्वारा। देखो 2 मिनट की बात और है, और वो एक थ्योरी है कौन सी, एंडो सिम्बायोट थ्योरी, एम्बो सिम्बायोट थ्योरी। और इसे ही क्या बोल रहे हैं एम्बो सिम्बायोट थ्योरी को बोलते हैं हिंदी में अंतःसहजीवी सिद्धांत। क्या बोलते हैं अंतःसहजीवी सिद्धांत। तो मैंने शुरू में बताया था इस सिद्धांत के अनुसार क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड्स, क्या प्लास्टिड्स ये क्या है सेल ऑर्गन या कोशिकांग, ये क्या है कोशिकांग की उत्पत्ति के बारे में बताता है। यानी इनकी उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति किससे मानी जाती है जीवाणु से, जीवाणु से हुई, यह सिद्धांत बताता है। क्योंकि जीवाणु क्या है प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स यानी जीवाणु से मानी जाती है किसकी उत्पत्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की। हाँ तो दोस्तों आज के लिए देखो इतना ही हो पाएगा। बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं ताकि उन बच्चों तक जो नीडी बच्चे हैं ना उन बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए और समय पर पहुंच पाए, ताकि किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो और उनका अच्छा मैटर मिले। फर्स्ट ग्रेड वाले को भी लिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है ये। और जो 11th-12th फाउंडेशन है, 9th-10th वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के पास फैला दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।